हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे 4 स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। ये चारों स्टोरीज़ फूड डिलीवरी बॉयज़ की है और स्टोरीज़ के एंड तक लाजमी सुनिए। स्टोरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ ले और अपने आसपास हिसार बांध ले, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती है और अपनी बातें सुनने लगती है। तो आपको डर न लगे, आयतल कुर्सी का हिसार बांध ले। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वाक़या तब का है जब मैं स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। मैं जॉब की तलाश में था, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक जॉब मिली थी जो कि पिज़्ज़ा राइडर की थी। होता कुछ यूँ है कि जबकि जॉब की टाइमिंग मेरी रात की थी, उस जॉब में मेरे साथ 2 से 3 वाक़यात हुए थे जो आज भी मुझे याद है और मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऑर्डर लेने वाली टाइमिंग अलग थी और हम बस ऑर्डर क्लिक करते थे और डिलीवर कर देते थे। तुम्हारे नंबर पे लोकेशन हमें भेज दी जाती थी। हमने बस मैप की मदद से ऑर्डर को डिलीवर करना होता था। अब वहाँ ऐसा नहीं है जिसकी लोकेशन है उसे फ़ोन करके पूछ रहे हो कि मुझे कहाँ आना है। वो आके ऐसे आपको बता रहा होता था कि आपने सीधे सीधे आना है। मेन आगे वाले रोड पर एक कबाब वाला मिलेगा, उसकी गली में एंटर हो जाना है। फिर आगे गोगा लस्सी वाला मिलेगा, उसकी राइट वाली गली में मुड़कर जाना है। फिर वहाँ से सीधा सीधा आना है। फिर वहाँ एक कचरे का फ्लैट होएगा और उसके बीच में खड़े होकर आपने अपने लेफ़्ट साइड पर देखना है तो सामने मेरा घर है। ऐसा कुछ भी नहीं, हमने उस लोकेशन को फॉलो करना है और पिन पर जाकर अपना पिज़्ज़ा डिलीवर करना है। अच्छा बताता चलो, वहाँ पे ऐसा भी था, घर घर सबके अलग अलग थे कि अगर एक घर की लोकेशन ये है तो दूसरा घर उससे 150 फीट के फासले पर है। गलत घर में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें कंपनी की तरफ से स्कूटी मिली हुई थी, इलेक्ट्रिक। अच्छा था, इस पिज़्ज़ा कंपनी की काफ़ी ब्रांच थी जो कि हर ब्रांच अपने एरिया के 60 किलोमीटर के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवरी करते थे। और मतलब अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर आएगा तो 6 किमी के अंदर एरिया से ही आएगा। बस अब मसला ये था कि मेरे एरिया के अंदर एक ऐसा एरिया भी था जो कि जंगल के बीचों बीच लगता था। वहाँ जाते हुए राइडर की हालत पतली हो जाया करती थी, मगर मना नहीं कर सकते थे। मैंने वहाँ के बारे में इन पिज़्ज़ा राइडर्स से सुना था जो सीनियर थे कि वे एरिया हॉन्टेड है। वहाँ पे कई राइडर्स के साथ बहुत ही मामलात हो चुके हैं, तो मेरे भी दिल में उस जगह के लिए बहुत ही डर बैठ चुका था। अच्छा, ये एरिया बहुत ही ख़तरनाक था। ये राइडर ही था कि वहाँ को कोई ऑर्डर आ जाया करता था, वरना वहाँ का ऑर्डर भी नहीं आता था। वे बहुत ही ऑफ रूट एरिया था। खैर, मैं तो जब से वहाँ पर जॉब पर शुरू हुआ था तब से मुझे वहाँ का कोई ऑर्डर नहीं आया था, तो मैं तो बचा हुआ था। लेकिन तलवार थी सर पर लटकी हुई, कभी भी हो सकता था कि मुझे वहाँ का ऑर्डर आ जाए तो मुझे जाना पड़ेगा। मुझे वहाँ जॉब करते हुए कुछ ही मंथ से ऊपर हो गया था और मैंने देखा कि एक दिन मेरे फ़ोन पर एक ऑर्डर की लोकेशन आती है। जैसे ही मैं लोकेशन ओपन करता हूँ, एक बार तो मुझे थोड़ा चक्कर आता है कि ये वही के लोकेशन थी। कम से कम 15 मिनट का रास्ता था और हमारी ट्रेटी का बिल्कुल एंड ही था, कैंटीन का एंड ही था। तो खैर, वहाँ एक फिलिपी लड़की थी जो मेरी बहुत सी अच्छी दोस्त बन गई थी और वे भी एक पिज़्ज़ा राइडर थी। मैंने उसे ऑर्डर ये दिखाया, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे क्योंकि वे भी यहाँ पर पिज़्ज़ा डिलीवरी कर चुकी थी और उसकी इंग्लिश बहुत ही मज़े की थी। तो उसने मुझे कहा, उस्मान आप अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। खैर, मैंने ऑर्डर लिया और मैं निकल पड़ा। रास्ते तो ऐसे थे कि जहाँ ये पिज़्ज़ा शॉप थी वे भी एक अलग ही जगह थी जहाँ दूर दूर तक घर थे। ज़्यादा रौनक नहीं थी, लेकिन मैं इसे भी बहुत ही रौनक वाला एरिया समझता था मुकाबिल उसके जहाँ मैंने जाना था, क्योंकि मुझे मैप बिल्कुल खाली दिख रहा था, यानी कि आसपास कोई आबादी नहीं थी। इस रास्ते से होते हुए मुझे वहाँ जाना था। अब बात ये थी कि उस जगह से पहले से ही इतनी हाइप क्रिएट थी कि वहाँ जाने से ही मुझे खौफ आ रहा था। और वैसे तो सच कहूँ तो अंदर से मुझे डर भी लग रहा था कि देखो तो कि ऐसा क्या है। वे सुना था कई विजेंट का मकान है
और वहाँ पर कई साल पुराने खैर में जा रहा था और मैंने अपने पे आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक मार ली और वे बरान रोड से होते हुए मैं फिर से एक कच्चे रास्ते से नीचे उतरा। काफ़ी टाइम में उस वीरान कच्चे रास्ते पर होता हुआ सीधा चलता रहा। अब मैप मुझे 4 मिनट शो करवा रहा था। खैर जो बात थी ये जगह वाकई में ही ऐसी थी। अभी मैंने कोई जिन जिन्नात देखे नहीं थे, मगर यहाँ की खामोशी मेरे दिल पर कब्जा हो रही थी। इतना खौफ था कि इतना खौफ कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं बिना फिर एक बंगले के सामने पहुँचा। अब यहाँ मैं बताता हूँ चलो कि मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा मैंने सामने कोई बंगला आने वाला है, क्योंकि हैरत वाली बात ये थी कि वह बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था और उसमें कोई लाइट नहीं जल रही थी। खैर मैं डरते डरते उस घर के सामने पहुंचा। एक बड़ा सा यार्ड था जिसे कुछ दरख्त लगे हुए थे। एक बड़ा सा गेट था जिसको क्रॉस करने के बाद एक बड़ा सा यार्ड था और उस यार्ड में भी चलने के बाद सामने एक बिल्डिंग थी। मैंने बाहर मेन गेट पर ही बाइक लगाई और बाइक से उतरने के बाद मैं उस गेट से एंटर हुआ। मैंने यार्ड में खड़े होकर बंगले को देखा था तो वो बहुत ही पुराना बंगला था और काफ़ी खूबसूरत भी था, मगर रात को इतना ही डरावना लग रहा था। अब मैंने बेल देना चाहा और जब मैं डोर पर पहुंचा तो डोर पे एक नोट लिखा हुआ था। वो इंग्लिश में था कि अगर आप किसी भी किस्म का पार्सल या पिज़्ज़ा डिलीवरी देने आए हो तो डोर के सामने रख दे और उसके बाद पीछे मुड़कर मत देखना। मेन गेट पे जाके वहाँ पर लगी एक मैनुअल बेल बजा देना, जैसे स्कूल में होती है, उसे बजा देना। जो बात थी जो मैंने यहाँ के बारे में सुना था उससे कहीं ज़्यादा क्रीपी थी। मैंने पिज़्ज़ा वहाँ रखा और बड़े से यार्ड से होता हुआ मेन गेट पर आया और उसके बाद मैंने बेल बजा दी और अपनी बाइक स्टार्ट की। उस नोट से साफ लिखा था कि बेल देने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना, और मैं वहाँ से वापस आ गया। उस जगह के बारे में मैंने अपनी दोस्त फिलिपिन को आकर बात बताई। उसे भी ये सुनकर बहुत ही अजीब लगा। उसने कहा कि हाँ मैंने भी उस एरिया में डिलीवरी की है, मगर मुझे बस वहाँ के एरिया से डर लगता है जाने में। मैं जहाँ पर पिज़्ज़ा डिलीवरी की थी वहाँ पर मुझे नॉर्मल इंसान मिले थे, उन्होंने मुझे कॉफ़ी भी ऑफ़र की थी। खैर मैंने कह दिया कि ओके आ गया, मैं जान छुटी, मगर मुझे क्या पता था कि अभी असल जान यहाँ फंसने वाली थी। ऐसा है कि कुछ दिनों के बाद नाइट में मैं 2-3 डिलीवरी आसपास की करके जैसे ही आता हूँ तो मुझे एक राइडर आती है। फिर मैं देखता हूँ तो वही की होती है। जब मैं उस मैप को जूम करता हूँ तो देखता हूँ कि शायद अब की बार किसी ढंग की जगह की हो, तो मैं देखता हूँ कि ये तो वही लोकेशन है जहाँ लास्ट टाइम मैं गया था। आप यकीन करेंगे मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे, मेरे जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो गया था। मैंने डरते डरते उनका ऑर्डर लिया और निकल गया। डिलीवरी के बाद अब मैं दुआएं करता हुआ जा रहा था। वही रास्ता शुरू हो गया था, बहुत ही डरावना। मैं क्या बताऊँ, मैं अब जाते जाते यही सोच रहा था कि आज एक काम करूँगा, जबकि मैं जब बेल बजाऊँगा तो छुपकर देखूँगा कि अंदर से कौन निकलता है। देखूँ तो उस पुराने वीज़ा मकान में कौन रहता है, क्योंकि मुझे ये बात खाई जा रही थी कि पीछे मुड़कर मत देखना। खैर मैं पहुंचा उस जगह पर और आज भी वही जगह थी, तारीख में दबी हुई थी। मैंने जाकर पिज़्ज़ा रखा और उसके बाद मैंने उस मेन डोर पर जाकर बेल बजाई। अच्छा, वे बेल की आवाज़ इतनी क्रीपी थी कि उस बेल के साथ एक हेयर लटका हुआ था और जिसे उतार कर मैं उस बेल पर ज़ोर ज़ोर से हिट करता था। वो बेल की आवाज़ इतनी लाउड थी कि आसपास जो जंगल झाड़ियाँ थी मुझे पता ही नहीं क्यों लगता था कि कोई ये बेल की आवाज़ सुनकर उसमें से निकल ना आए। बहरहाल मैं बेल देता हूँ और मैं अपनी स्कूटी पर जाकर बैठा। अब मेरे बैक साइड पर वे घर था। मैं अपनी स्कूटी के साइड मिरर से, हालांकि रात का अंधेरा था लेकिन चांद की चांदनी में मैं उस साइड मिरर से देखता हूँ कि आखिर ये पिज़्ज़ा उठाने कौन आएगा। मैं देखता हूँ कि वे एक बहुत ही अजीब आवाज़ सी औरत जो कि पहले दरवाज़ा खुलता है और वो रेंगती हुई आती है और उसके बाद वे पिज़्ज़ा उठाकर अंदर चली जाती है। उसका बिल्कुल ध्यान मुझ पर नहीं था और वह अजीब तरीके से झुकती है और दिल ही दिल में बड़ा परेशान हो गया। मैं ये समझा शायद कोई डिसेबल लेडी हो
और इस वजह से वे इस तरह चल कर आई हो। खैर मैंने बाइक वहाँ से निकाली और ब्रांच आ गया। मैं अभी भी दिल ही में यही सोच रहा था कि ये नोट लिखने का क्या मकसद था, कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना था। खैर मैं अब वापस अपनी ब्रांच आ गया था। अब इस इत्तेफाक है या मेरे साथ हो रहा है ये सब कुछ कि मुझे नेक्स्ट नाइट में भी उस जगह की राइड आ गई और मैं यूं कि 2 बार डिलीवरी करके आ चुका था तो वो वाली कैफियत नहीं थी, मगर अब डर और सोच भी थी दिमाग में कि आखिर वो कौन लोग हैं जो अपने आप को दुनिया से अलग रखे हुए हैं। खैर अब रास्ता भी याद हो चुका था तो मैंने मैप का सहारा नहीं लिया और वहीं पहुंच गया अपनी लोकेशन पे। आज जब मैंने डोर पर लिखे नोट को देखा तो वे कुछ चेंज लग रहा था। मैंने जब अंधेरे में गौर किया तो मैंने फ़ोन की लाइट उस पर मारी तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने जब पढ़ा तो उस पर लिखा था कि तुमने गलती कर दी, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए था। अब एक काम करो, इस सन में खड़े होकर इस घर की तरफ देखो और ऊंची आवाज़ में कहो कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और फिर ऐसे ही बोल दो और चले जाओ। मैंने कहा ये क्या ड्रामा है। मैंने पिज़्ज़ा रखा और वहाँ से बाहर आके मैंने बेल दी और मैं निकल गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैंने कौन सी इनकी किसी खूबसूरत मोहतरमा को देख लिया है जो मैं इसके लिए माफ़ी मांगूं। फिर मैंने सर झटका और निकल पड़ा वहाँ से। अच्छा, और अब ऐसा होता है कि हम राइडर्स को बोनस भी मिलता था और अलग से ये जो लॉन्ग राइडर्स हमें मिला करती थी यानी कि ऑफ रोड की, तो दिल में ज़रा सा लालच भी होता था कि चलो बोनस भी बन जाएगा। तो वो राइड हम किसी को दिया भी नहीं करते थे और ना हम जानबूझ के उस राइड को मना कर सकते थे। खैर मैंने उसे इग्नोर कर दिया, मगर कहीं ना कहीं दिमाग में ये बातें चल रही थी कि वे सब क्या था। उन्हें पता कैसे चला कि मैंने उन्हें देख लिया, हालांकि मैंने अपनी बाइक के मिरर से देखा था। अब खुशकिस्मती थी जो मुझे वहाँ की कुछ दिन कोई राइड नहीं आई थी और मैं बहुत ही अच्छे से हो गया था। फिर एक दिन राइड आती है और वहीं की आती है। फिर मैं डर गया कि अब जाऊँगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। खैर मैंने पिज़्ज़ा लिया और निकल पड़ा लोकेशन की तरफ। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं बस वैसे ही पिज़्ज़ा रखूँगा और बैल देकर वापस आ जाऊँगा। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक नोट और लिखा हुआ था। मैंने उसे नहीं पढ़ा और कहा कि दफ़ा करो, बस अपना पिज़्ज़ा रखो और निकलो यहाँ से। मगर फिर दिल में ख्याल आया कि एक बार पढ़ूँ तो सही कि क्या लिखा है। मैंने पढ़ा तो उस पर लिखा था कि तुम्हें कहा था ना कि सॉरी बोलो, मगर तुमने सॉरी नहीं कहा। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम अभी यहाँ खड़े होकर सॉरी बोलो और कहो कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। तुम्हें बता दें कि मैं तुमसे पहले भी किसी ने ये गलती की थी। अब वे इस्लान होश में नहीं है। अदनान भाई, अब मेरी हालत पतली हो गई थी। कुछ तो था यहाँ पे जो मेरे साथ चल रहा था, उन्हें सब खबर थी। इतना अच्छे से अंदाज़ा था कि डिलीवरी देने में ही आऊँगा और उन्हें ये सब मेरे लिए लिखा था। इन सब बातों ने मुझे घुमा दिया था। ओ मेरे खुदा, क्या मुसीबत थी। मैंने सन में जाकर खड़े होकर ऊंची आवाज़ में कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैसा कि आपने मना किया था कि पीछे मुड़कर मत देखना, मैंने फिर भी पीछे मुड़कर देखा। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, इतने में मैंने देखा कि ऊपर सेकंड फ्लोर पर एक कमरे की लाइट ऑन हुई और कोई पर्दे के पीछे खड़ा है। उसका शैडो पर्दे पर आ रहा था और वे मुझे ही देख रहा था। मेरे जिस्म में झुरझुरी सी आ गई थी। मैंने बस जल्दी से वे पिज़्ज़ा रखा और वहाँ से चलता बना। मैंने बस वहाँ से अपनी जान छुड़ाई और निकल गया। पर वे सब बहुत ही अजीब था। मुझे अजीब लगा ये मामला। कुछ दिन तक बाद मुझे अगेन आती थी। वहाँ की राइड मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे वहीं पर राइड क्यों आ रही थी। मैं बहुत ही डर चुका था उस जगह को लेके। मैंने अपने एक राइडर दोस्त से भी कहा कि तुम्हारी भी उस रूट पर एक राइड आई हुई है। मुझे थोड़ा ऑफ लगा आगे उस एरिया में जाना, और ऐसा हो सकता है कि हम दोनों मिलकर पहले तुम्हारा पिज़्ज़ा डिलीवरी कर देंगे और फिर तुम मेरे साथ मेरी लोकेशन पर चलो। मुझे उस घर से बहुत ही डर लगता है। तुम चाहे अंदर नहीं जाना, बस बाहर खड़े ही रहना, मैं जल्दी से डिलीवरी देकर आ जाऊँगा। तो उसने कहा कि शेयर में चलता हूँ तुम्हारे साथ। पहले उसने जहाँ डिलीवरी देनी थी वहाँ दी और फिर हम दोनों मेरी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगे। अब हम वहाँ पहुँचे तो मेरे साथ जो मेरा साथी था वह बहुत ही डर रहा था उस जगह से। उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ पिज़्ज़ा डिलीवरी करने आते हो, तुम्हारी हिम्मत है,
मुझे तो यहाँ से बहुत ही डर लग रहा है। मैंने कहा कि आप हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। मैं बस गया और अभी आया। मैंने उसे बाहर खड़ा किया और जब पिज़्ज़ा रखा तो एक न्यू मुसीबत वहाँ लगी हुई थी। एक नई मुसीबत वहाँ थी। नोट उस नई मुसीबत पे नोट था। उस पर लिखा था कि जिसे तुम अपने साथ लाए हो उसके पास सिर्फ 10 सेकंड है, उसे तुम बचा सकते हो तो वे पीछे स्विमिंग पूल में डूब रहा है। और इतने में मुझे पीछे से उस साथी की आवाज़ आती है। मैं भागता हुआ उस घर की बैक साइड पर जाता हूँ जहाँ मेरा साथी स्विमिंग पूल में डूब रहा था। उस पूल का पानी बहुत ही गंदा हुआ था और उसमें काई लगी हुई थी, जैसे अरसे से किसी ने यहाँ पर पानी चेंज ना किया हो। मैंने देखा कि मेरा साथी वहाँ पानी में डूब रहा है और जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बॉटम तक ले जा रही है, उसे गोते दे रही है। मैंने जल्दी से जाकर अपने साथी को बाहर निकाला। वह बहुत ही कंफ्यूज हो गया था और कहने लगा कि बस निकलो यहाँ से। हमने फटाफट दौड़ लगा दी वहाँ से और बस हड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल पड़े। जब हम लोग ब्रांच पहुंचे तो मैंने उसे कहा कि किसी को मत बताना, यहाँ कोई भी हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा। अब मैं उसे अकेले में सुनना चाहता था कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो वह कहने लगा कि मैं जब बाहर खड़ा था तो एक लड़की आती है मेरे पास और मुझे फॉलो करने की कहती है। वो कहती है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें अंदर बुला रहा है। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और ना चाहते हुए भी मैं उसे फॉलो करने लगा और वह घर के साथ दूसरे रास्ते से मुझे उस घर की बैक साइड की तरफ ले जा रही थी। मुझे बाकी कोई होश नहीं था। मैं उस लड़की को देखे जा रहा था और उसे फॉलो करते चला जा रहा था। और फिर जैसे ही मैं उस घर में एंटर हुआ तो मुझे किसी ने धक्का देकर स्विमिंग पूल में गिरा दिया और फिर मुझे बाकायदा लगा कि मुझे कोई मारना चाह रहा है, मुझे पकड़ के अंदर होते दे रहा है। मुझे वे नज़र भी नहीं आ रहा था। खैर भाई, मैंने तौबा कर ली कि अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और अब चाहे मुझे इस जॉब से हटा दे, मुझे वहाँ की राइड आए तो मैं नहीं लूँगा। पहले तो कोशिश करूँगा कि मैं किसी और को दे दूँ। खैर इसके बाद भी काफ़ी दिन गुजर गए थे। मुझे एक दिन फिर वहीं की राइड आ गई। मेरे हाथ पैर बहुत ही फूल गए और मैं बेचैन होने लगा। मैंने किसी और राइडर को कहा कि तुम यहाँ राइड ले लो प्लीज़, मैं नहीं जाना चाहता और देखो इसका बोनस भी बहुत ही अच्छा खासा बनेगा। तो वह लालच में आ गया और उसने कहा ठीक है, मैं कर लूँगा यहाँ राइड। खैर उसने पिज़्ज़ा लिया और वहाँ के लिए निकल गया। मुझे उसकी फ़िक्र हो रही थी और तकरीबन 15 मिनट गुजरे होंगे उसके जाने के बाद मैंने उसे वॉइस मैसेज छोड़ा कि तुम पहुँच गए हो। तो उसने बोला कि हाँ मैं तो पहुँच गया हूँ और जाने से पहले उसे बताया था कि तुमने डोर पर पिज़्ज़ा रखना है और फिर डोर पर लगी मैनुअल बजा देनी है, तुम्हारा काम यहाँ ख़त्म हो जाएगा। मुझे आज इस चीज़ की फ़िक्र थी कि आज वहाँ उस नोट पर क्या लिखा होगा, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि पिज़्ज़ा देने मैं आ रहा हूँ। आज मेरे लिए क्या लिखा होगा। मैंने अपने दोस्त को कहा कि देखो वहाँ डोर पर कोई नोट लिखा है। वो कहने लगा हाँ यहाँ एक नोट लिखा है जिस पे लिखा हुआ है सॉरी। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि सॉरी क्यों लिखा है। और खैर मैंने उसे कहा कि बस जल्दी से वहाँ पिज़्ज़ा रखो और निकलो। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, जब वो वापस आया तो उसके होश उड़े हुए थे। वो कहने लगा कि जब मैंने वहाँ पिज़्ज़ा रखा तो मुझे उस घर के पीछे से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ स्विमिंग पूल में खेल रहे हैं। उनके खेलने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कहा कि मैं जाकर देखूं तो यहाँ पर घर पे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। पूरा घर वीरान पड़ा और पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था और दूसरी साइड पर जैसे रौनक लगी हुई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव जब उस घर के पीछे वाली साइड पर गया तो देखा पानी हिल रहा था जैसे कोई इसमें नहा रहा है। आवाज़ें भी आ रही थी मगर कोई नज़र नहीं आ रहा था। मेरी जान निकल गई। मैं जल्दी से अपनी बाइक की तरफ भागता हूँ और फिर मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और जैसे ही मैं वहाँ से निकलने लगा मैंने देखा कि एक रूम की लाइट ऑन हुई, वे भी सेकंड डोर पे। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई शीशे के पीछे लगे पर्दे के पीछे खड़ा है और मुझे देख रहा है। उस पर्दे का उसका शेडो मुझे साफ नज़र आया। मैं बहुत ही डर गया इसलिए और वहाँ से जल्दी से हो सका मैंने अपनी बाइक निकाली और अदनान भाई, मैंने उसके बाद जॉब छोड़ दी। फिर मैं दूसरी जॉब ढूंढने लगा। मुझे मुश्किल से एक जॉब मिली
सिक्योरिटी की अच्छा काम था। गवर्नमेंट वहाँ के विजिलेंट हाउस को अपने अंडर में ले लेती है जब उसका कोई वली वारिस नहीं रहता, और खुद ही उसकी रिवॉल्यूशन वगैरह भी करवाती रहती है और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रख देते हैं उसकी हिफाजत के लिए। खैर मुझे वो जॉब मिली। मुझे कहा गया कि आपको नाइट ड्यूटी करनी है। कि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड था जो वहाँ पहले ड्यूटी करता था, वह नाइट ड्यूटी किया करता था। अब वे डे की हो गई है, आप उसकी जगह नाइट ड्यूटी करेंगे। मैंने कहा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जॉब तो मिली उन्हें। मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और लोकेशन की तरफ बढ़ गए। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं जब पहुँचा उस लोकेशन पर तो ये वही बंगला था। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने दिल में सोचा, इस घर से मेरा क्या कनेक्शन जुड़ा है। मैं बहुत ही नर्वस हो गया। मैंने उस सुपरवाइज़र से कहा कि मुझे नहीं करनी ये जॉब, ये ड्यूटी, मुझे यहाँ से ले चले। उसने मुझसे पूछा कि उस्मान आप क्यों नहीं करना चाहते यहाँ ड्यूटी। तो मैंने कहा कि बस यहाँ से निकले। जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने उससे कहा कि पहले आप बताएं इस घर का क्या सीन है। उसने कहा कि एक अरसे से बंद है, यहाँ कोई नहीं रहता, तब एक गवर्नमेंट के अंडर में है। तो मैंने कहा अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। मुझे इस घर से पिज्ज़ा के ऑर्डर आते थे और ऐसे ऐसे मेरे लिए डोर पे नोट लिखे होते थे। ये मेरी बात सुनकर बहुत ही हैरान हुआ। वो इंडियन था और बहुत ही अच्छा आदमी था। उसने मेरी एक और लोकेशन पर ड्यूटी लगा दी। अब वो जगह थी तो इससे भी ज़्यादा दूर और अलग अलग थी, मगर मैंने वहाँ ड्यूटी करना पसंद किया। बहरहाल ये बात एक मिस्ट्री ही रह गई। और इस घर से मेरा क्या कनेक्शन जुड़ा हुआ है, आपकी ऑडियंस में लोगों को क्या समझ रहा है, उस घर के बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। अब मैं आपको एक और वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो वहाँ एक और बंदे के साथ हुआ था। उसने भी मुझे बताया था। जब मैंने उसको ये वाक़या बताया था तो उसने बताया कि ऐसे ही मैं भी उस एरिया में पिज़्ज़ा डिलीवरी करने गया था तो वहाँ पर घर भी ऐसे ही वीरान पड़ा था। जब मैंने बेल बजाना चाही तो मैंने देखा कि वे डोर ओपन ही हैं और अंदर अंधेरा था। तो मैं तो जैसे उसमें आया कि घर का दरवाज़ा खुला है और घर में तो कोई बंदा नहीं है और यहाँ पिज़्ज़ा किसने मंगवाया होगा। इंसान की फितरत है ना कि जब दिमाग में कोई सोच आ जाए तो उसे पता करने के लिए अपनी हद तक जाता है। मैं अंदर गया। जब अंदर का माहौल देखा तो बहुत ही पुराना स्टाइल का हिसाब से चीज़ें पड़ी थी और ऐसे जैसे बहुत ही अरसे से यहाँ कोई इंसान ही नहीं रह रहा हो। मैंने देखा कि एक गली टाइप की थी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा रूम थे। मुझे लास्ट वाले रूम में से लोगों की हल्की हल्की बातों की आवाज़ें आ रही थी और मेरी सांस में सांस आई। उस रूम से हल्की हल्की रोशनी भी उस गली में पड़ रही थी। मैं उस रूम की तरफ बढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मैं उस रूम के सामने पहुंचता हूँ और अंदर जाता हूँ तो अंदर कोई भी मुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा, मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि मेरे वहाँ पहुँचते ही वहाँ लोगों की बातों की आवाज़ भी बंद हो गई और खामोशी सी छा गई। मैंने पूरे रूम में देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा, लेकिन जब मैंने गौर किया तो रूम में सोफ़े पड़े हुए थे और बेड भी था और उन सोफ़ों पर गौर से देखा तो जैसे वे धंसे हुए थे और उन पर कोई बैठा हुआ था और बेड पे से भी ऐसे ही था जैसे इस पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। उस कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बहुत ही डर गया और मुझे ऐसा लगा कि उस गली में से कोई बच्चा खेलता हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ गया। मैंने फ़ौरन बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। मैंने फ़ौरन पिज़्ज़ा वहाँ एक टेबल पर रखा और उस घर से बाहर निकला। मुझे पीछे से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैं बहुत ही घबराहट में था। मैं जल्दी से ब्रांच पहुंचा और फिर मैं कभी भी उस एरिया की राइड नहीं लेता था और बढ़ते हुए एक फूड डिलीवरी राइडर की कहानी की तरफ और उसी की ज़ुबानी ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपना नाम शेयर नहीं करना सकता क्योंकि मेरी जॉब को भी मसला हो सकता है। ये बात है कराची की। पिछले साल बहुत सी तेज़ बारिशें हो रही थी।
इस बाइस में हमें ऑर्डर पे ऑर्डर लग रहे थे। मैं फूड डिलीवरी राइडर हूँ। मुझे एक ऑर्डर आता है। मुझे एक रेस्टोरेंट से खाना लेना था और फिर एक बिल्डिंग में जहाँ फ्लैटर्स बने हुए थे वहाँ डिलीवर करना था। मैंने जल्दी से खाना लिया। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और मैं कैसे भी अपनी लोकेशन पर पहुँच गया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे एक लिफ्ट की मदद से दूसरे फ्लोर पर जाना था। मैंने देखा कि लिफ्ट दूसरे फ्लोर का बटन काम नहीं कर रहा था और मैंने सोचा कि वे 7th फ्लोर पर चला जाता हूँ और फिर एक फ्लोर नीचे उतर जाऊँगा। मैं ऐसे ही 7th फ्लोर पर उतर गया और जैसे ही मैं नीचे 6th फ्लोर पर जाने लगा तो मैंने नीचे देखा कि 6th फ्लोर अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे उसे देखकर बड़ा अजीब लगा कि यहाँ कोई लाइट नहीं जल रही, ना ही लिफ्ट का बटन यहाँ ऑपरेट है। और खैर डरता हुआ मैं फ्लैट के डोर्स पर लिखे नंबर्स पढ़ने लगा। मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं कॉल कर लेता हूँ उस नंबर पे। मैंने उस पे कॉल की। उस फ्लोर के कोने से फ्लैट से मुझे फ़ोन की रिंगिंग की आवाज़ आने लगी। फिर एक शख्स ने कॉल उठाई और वह कॉल पिक करके अपने फ्लैट की डोर पर आकर खड़ा हो गया। अंधेरे में मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा था। जैसे अंधेरे में भी कोई जेट ब्लैक चीज़ होती है, वो मुझे जेट ब्लैक दिख रहा था। उसने मेरी कॉल रिसीव की। मेरी हालत ख़राब हो रही थी। उसने कहा कि जहाँ खड़े हो वहाँ ही मेरी चीज़ें रख दो। मैंने पेमेंट ऑनलाइन कर दिए थे। मैं इतना डर चुका था कि मुझे पेमेंट की भी फिक्र नहीं थी। बस यहाँ से निकलना चाहता था। मैंने ऑर्डर वहीं रखा और मैंने सीढ़ियों से नीचे दौड़ लगा दी। जैसे ही मैं नीचे आया और नीचे गेट पर बैठा गार्ड उससे पूछा कि 6th फ्लोर पर इतना अंधेरा क्यों है। वह कहता है कि वहाँ तो किसी फ्लैट में कोई नहीं रहता। मैंने उसे बताया कि मुझे वहाँ से एक ऑर्डर आया था, मैं अभी देकर आ रहा हूँ। उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। खैर मैं उसे यकीन भी नहीं दिलाना चाहता था। मैं बस वहाँ से निकलना चाहता था और मैं समझ चुका था कि मेरे साथ कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। अब चलते हैं आगे की स्टोरी पर। फूड डिलीवरी राइडर की ये स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं ये कहानी आपको कराची से शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फूड डिलीवरी वाले पूरी रात फूड डिलीवर करते हैं और हम सब रात में सब लोग सो जाते हैं तभी अपनी ये जॉब परफॉर्म करते हैं। ये वाक़या भी मेरे साथ रात के वक्त पेश आया। ये बात है कुंगी के पास कुछ एरिया है जहाँ फैक्ट्रीज़ में मुझे एक ऑर्डर आता है कि मुझे कुछ खाने का सामान लेकर किसी फैक्ट्री में पहुंचना था। वो मैप मुझे रास्ता तकरीबन 30 मिनट का दिखा रहा था। पहले तो मैं वादी में बाइक चलाता रहा। फिर मैप को फॉलो करते करते मैं एक ऐसे रास्ते पर निकल आया जहां बिल्कुल सन्नाटा था। मैं बहुत ही परेशान हो गया था। यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी गलत रास्ते पर आ गया हूँ कि दूर दूर तक मुझे कहीं आबादी नज़र नहीं आ रही। मैंने जिसका ऑर्डर लिया था मुझे उसको कॉल की, सर आप देखिए मैं गलत तो नहीं आ रहा। उसने अपनी ऐप पर देखा कि अभी 15 मिनट और शो हो रहे हैं, क्या आप मेरे पास 15 मिनट तक पहुँचेगी। फिर वे थोड़ा खामोश हुआ और कहने लगा कि कहीं दूर रास्ते से तो नहीं आ रहे आप। मैंने कहा कौन से। उसने कहा कि एक काम करे, आप मुझे अपनी लाइव लोकेशन लगा रहे थे और मैंने कहा कि अल्लाह मालिक है, मैं ऐसे ही बाइक को चलाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूब ख़राब हो जाएगी और बाइक स्पीड से नहीं चल पाएगी, लेकिन कम से कम मैं इस जगह से तो निकलूँगा। मैं टंकी पर बैठ गया और बाइक चलाने लगा। फिर सिर्फ चांद की रोशनी थी, बस फिर चांद की रोशनी थी और मेरी बाइक की हेडलाइट की रोशनी थी। डर से ही मेरा बुरा हाल था और बाइक बस मैं चलाता रहा। मैंने गौर किया कि जैसे सामने दूर उस रोड पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। मैं वैसे ही डरा हुआ था। मैंने उसे देखा और मैं डर गया। अब क्या करूँ, ना मैं पीछे जा सकता और क्योंकि वो खौफनाक रास्ता है और कितना रास्ता तो मैं तय करके आ चुका हूँ और ना मैं आगे जा सकूँ। अब मुझे ये भी डर था कि ये कोई डकैत टाइप के लोग तो ना हैं जो मुझे लूट ले, और अगर वापस भी गया तो शायद इनके पास कोई बाइक ना हो। मुझे माली नुकसान के साथ खुदा न खास्ता भी कोई जानी नुकसान न पहुंचा दे। हज़ारों बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, मगर ये सच था कि बस बाइक सीधा ही चलाया जा रहा था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरा दिमाग कोई एक्शन भी नहीं ले रहा था। ऐसी सिचुएशन में
फिर मैं बढ़ता रहा और जैसे ही मैं करीब पहुंचा मैंने देखा जो शख्स वहाँ था वो एकदम से झाड़ियों में कहीं गायब हो गया। मैं बहुत ही परेशान हुआ। मैं थोड़ा रुका और इधर उधर का जायज़ा लेने लगा, मगर मुझे कोई हलचल फील नहीं हुई। अब मसला ये था कि कुछ ही सेकंड में मुझे वहाँ से गुजरना था जहाँ मुझे वे शख्स नज़र आया था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैं बाइक चलाने लगा। अब मैं जब उस लोकेशन पर आया और वहाँ से गुजरा तो मेरी हार्ट बीट तेज़ होने लगी। बाइक भी तेज़ नहीं चल रही थी क्योंकि वहाँ पंचर थी और मैं चाहकर भी उसे तेज़ नहीं चला सकता था। मसला ही कुछ ऐसा था। खैर, मैंने महसूस किया कि झाड़ियों में कुछ लोग बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। मुझे उनकी विप्स की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही मैं वहाँ से गुजरा उन्होंने मेरा नाम लेकर आवाज़ें देना शुरू कर दी। इन्हें मेरा नाम कैसे पता? ये सब नॉर्मल नहीं है और ना ही कोई डकैत है। और ये इतनी भारी आवाज़ में बोल रहे थे कि साथ ऐसा भी मालूम हो रहा था कि कुछ बच्चे भी हैं जो मुझे ही आवाज़ें दे रहे हैं। मुझे बच्चों की आवाज़ भी अपना नाम लेने की आवाज़ आती थी। मैंने सुना था कि ऐसी मखलूक आपको आवाज़ दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चलता रहा बेबस हल्की स्पीड में। जब मैंने जगह क्रॉस कर ली तो मुझे ऐसा लगा जैसे वे लोग अब मेरे पीछे रोड पर भाग रहे हैं। उनमें वे बच्चे भी हैं और वे हटने का नाम भी नहीं ले रहे थे। फिर मैं क्या बताऊँ, ये सिचुएशन कितनी खौफनाक थी। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे पास जो खाना है उसमें गोश्त का भी आइटम हो, तो शायद इसके लिए अटैक हो रहे हैं। मैं अब क्या करूं और क्या रखूँगा? तो ये लोग मुझे नज़र आ जाएंगे और शायद ही मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे। अगर मैं इन्हें ये खाना दे भी देता तो मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया कि मैं इन्हें ये खाना दे देता हूँ और कुछ भी हो मुझे हिम्मत नहीं हारनी। मैंने अपनी बाइक रोक ली और अपनी आंखों को नीचे ही रखा। वे लोग कुछ फासले पर पीछे खड़े मुझे फील हो रहे थे। मैंने अपने फूड वाला बॉक्स ओपन किया और मैंने वो पूरा खाना खोल कर रोड पर रख दिया और फिर बाइक पर बैठा और आगे बढ़ा। मैंने फील किया कि सब लोग उस खाने पर टूट पड़े हैं। ये बातें बताने में तो शायद वेस्ट लगेगी। आप मेरी स्टोरी को एंजॉय कर रहे हो, मगर जिस पर ये सिचुएशन गुजरती है वो वही जानता है। आप शायद इमेजिन कर सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये हालत होगी उस टाइम में मेरी। अब क्या अच्छी बात ये थी कि मेरे वहाँ खाना रखने से उन्होंने मेरी जान छोड़ दी थी। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, उन लोगों को जैसे जानवर खाना खाते हैं ऐसे खा रहे थे। अपने चारों पाँव पर खड़े होकर वे ऐसे ही खाना खा रहे थे और अपने हाथों का यूज़ नहीं कर रहे थे और बस डायरेक्ट मुंह में खाना खा रहे थे। ज़िंदगी में कभी मैंने इतना डर महसूस नहीं किया जितना उस रात मैं डर गया। उसके बाद उस मील के पैसे भी मैंने अपनी पॉकेट से दिए और कस्टमर को एक्सक्यूज़ कर लिया। उसके बाद जब मैं भी किसी ऐसे रोड पर जाना होता तो जहाँ का मुझे नहीं पता तो मैं पहले से लोकेशन फ़ोन पर अच्छी तरह से समझ लेता, उस मैप से टेली कॉल करता। लेकिन कहीं मैप किसी और रास्ते पे ना ले जाए। तो ये था मेरा एक अपना वाक़या। अपने शो में लाजमी शामिल कीजिएगा दोस्तों। मुझे बताइएगा इसमें से आपको कौन सी स्टोरी आपको ज़्यादा अच्छी लगी। कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।